नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज। 1 और 11 आपके साथ हूं मैं नेहा बात। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मल्लिका मल्होत्रा। 1 और 11 की शुरुआत एक बड़ी खबर से करेंगे। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में उद्धव सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। शिवसेना के 20 विधायकों के सूरत पहुंचने से खलबली है। कयासों और अटकलों का दौर शुरू हो गया है। अभी शिवसेना नेता संजय राउत ने माना है कि उनके कुछ विधायक महाराष्ट्र में मौजूद नहीं है, लेकिन कोई सियासी तूफान नहीं आने वाला है। सब कुछ ठीक ठाक होने का उन्होंने दावा किया है। साथ ही ये भी दावा किया गया कि उद्धव सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि उद्धव सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में दरअसल अभी सब कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा है। महाराष्ट्र में ये सियासी संकट दरअसल सुबह से ही देखा जा रहा है, जब शिंदे अपने 20 विधायकों के साथ महाराष्ट्र में कहा जा रहा है कि इस वक्त मौजूद नहीं है। शिवसेना नेता संजय राउत प्रेस कॉन्फरन्स कर रहे हैं, सीधा आपको वहीं ले चलते हैं। ज्या प्रकारे गुजरातमध्ये त्यांना अडकवून ठेवलेलं आहे, सरकार कोणाचं आहे, गुजरातमध्ये कोणत्या प्रकारे तिथे राज्य चालवलं जातं आणि केंद्रातून तिथे कशा प्रकारे नियंत्रण आहे त्या राज्यावर हे आपल्याला माहित आहे। आणि 7 स्तराची सुरक्षा व्यवस्था तिकडे केली आहे। विविध सुरक्षा यंत्रणांनी त्यांची राहण्याची जागा घेरलेली आहे। मुख्य रस्त्यावर येण्याचे रस्ते बंद केलेले आहेत। हे कशा करतात? महाराष्ट्राचा छळ करण्याची, महाराष्ट्राला बदनाम करण्याची आणि महाराष्ट्राला अस्थिर करण्याची योजना दुर्दैवानं गुजरातच्या भूमीवर रचली जाते। हे देशाचं दुर्दैव आहे। तो इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, संजय राउत का ये कहना है कि महाराष्ट्र में सियासत को अस्थिर करने की योजना बनाई जा रही है। अब ऐसा उन्होंने किस लिए कहा, इस पर गौर करना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस वक्त शिंदे अपने 20 विधायकों के साथ महाराष्ट्र में मौजूद नहीं है। इसी को मद्देनजर रखते हुए शिंदे और कुछ एमएलए जो संपर्क में नहीं है, संजय राउत ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात मानी। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे से संपर्क नहीं हो पा रहा है, यानी कि फोन आउट ऑफ रीच जा रहा है। इन सभी एमएलए और एकनाथ शिंदे का फोन इस वक्त संपर्क में नहीं है। कुछ ही देर बाद सीएम उद्धव ठाकरे के घर पर एक मीटिंग बुलाई गई है, एक इमरजेंसी मीटिंग है। जाहिर तौर पर जिस तरह का सियासी संकट इस वक्त महाराष्ट्र में देखा जा रहा है, उसको लेकर सीएम अपने कुछ ही देर बाद एक मीटिंग को एड्रेस करेंगे। इस मीटिंग में दरअसल इसी संकट से कैसे निपटा जाए, इस पर तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ मीटिंग की जाएगी, मंथन किया जाएगा। शिंदे और 20 एमएलए जो इस वक्त संपर्क में नहीं हैं, आखिरकार ये बगावत के सुर हैं या फिर क्या है, इस पर अभी फिलहाल सीधे तौर पर कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि देव कोटक हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देव, ये बताइए कि आपसे कुछ ही देर बाद जो मीटिंग होनी है, उद्धव की अगुवाई में ये मीटिंग की जा रही है। जाहिर तौर पर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है महाराष्ट्र की सियासत में, और इसके संकेत इस मीटिंग से ही मिलने लगे। जी, महाराष्ट्र में साफ तौर पर सब ठीक नहीं है। ये तो उस बात का सबूत तो वैसे ही कल मिल गया है, जिस तरह की इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं। जो जितने वोट शिवसेना को मिलने थे वो सारे क्रॉस वोटिंग के चक्कर में चले गए हैं बीजेपी को। तो उसी वजह से तो कहीं ना कहीं दिख ही रहा है कि साफ तौर पर काफी विधायक जो है, तकरीबन 1 दर्जन के आसपास, वो लोग अभी भी नाराज है। इसीलिए तो वो लोग मुंबई से चले जा चुके हैं। कल शाम की फ्लाइट लेकर वो लोग गुजरात पहुंच गए और रात के 2:30 बजे उन्होंने जब होटल में चेक इन किया तो कहीं ना कहीं ये नाराजगी तो दिख ही रही है। और उद्धव ठाकरे ने उनको मनाने की या उनका भरोसा जीतने की किसी भी तरीके से प्रयत्न नहीं किया, वो बात तो हमें दिख ही रहा है। इसका हमें काफी सबूत वैसे ही मिल चुका है। जिस तरीके से हम जैसे अंग्रेजी में कहते हैं आर गोइंग इनटू अ हर्डल, वैसा ही कुछ देखने मिलेगा कुछ पलों में, जब उद्धव ठाकरे मीटिंग एक एड्रेस करेंगे अपने ऑफिशियल रेजिडेंस वर्षा
बंगलों पे जो कि मलबार हिल में है, वहाँ काफी लोग उन्होंने बुलाए हैं। और पैरेलली दिल्ली में भी एनसीपी और कांग्रेस की एक बैठक हो रही है जहाँ शरद पवार के घर काफी वरिष्ठ नेता भी गए हैं, जैसे प्रफुल्ल पटेल, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश कांग्रेस के। तो वैसे काफी लोगों के जो रूलिंग कोalition पार्टनर्स है, जो ये तिगड़ी सरकार जिसे हम कहते हैं ट्राई पार्टी, एनसीपी, शिवसेना और एनसीपी के जो लोग हैं सारे के सारे, वो लोग अभी मिलकर डिस्कशन करेंगे कि इसमें क्या क्या गलत हुआ, हमसे कौन खफा और नाराज है, हमें किससे बात करनी चाहिए थी। लेकिन संजय राउत का बयान, अभी उनके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ भी यह किसी भी किस्म की क्षमता नहीं लग रही है जहाँ देखने मिलेगा कि एक राजनीतिक भूकंप, जिसे हम पॉलिटिकल अर्थक्वेक कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सिचुएशन काम ही है। उन्होंने ये बात जरूर बताई। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। इस बीच आपको सुना देते हैं कि संजय राउत ने क्या कुछ कहा है। एकनाथ शिंदे जो है वो अभी गुजरात में है, कहीं ना कहीं ये एमडीए सरकार के ये ऐसे जो लोग होते हैं इस प्रकार के, जो मध्य प्रदेश पैटर्न, राजस्थान पैटर्न जो हुआ है जिसमें, ये सभी लोग गुजरात में ही क्यों रखे जाते हैं? ये देश तो बहुत बड़ा है। सूरत में है, मैंने सुना है, हमारा उनसे संपर्क हुआ है, हमारे सब एमएलए वहां है। उसमें से बहुत से लोग जो है वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनको वापस आना नहीं दिया जा रहा। उनकी घेराबंदी की है। ये घेराबंदी सिर्फ गुजरात में ही हो सकती है, क्योंकि वहां किस प्रकार की सरकार काम करती है और केंद्र किस प्रकार से वहां अपना काम कर लेती है, आपको मालूम है। लेकिन जब भी मौका मिलेगा हमारे सभी एमएलए यहाँ वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो निष्ठावान शिवसैनिक है। जी सर, वर्षा पर जाएंगे, क्या कुछ बात हुई है शरद पवार जी से आपकी? सबसे बात चल रही है, एकनाथ शिंदे जी से भी बात चल रही है। हमारे मित्र है, हमारे साथी है पुराने, वो भी वापस आ जाएंगे। इस तरह से मनाने की कोशिश कर रहे हैं आप एमएलए को? एकनाथ मनाने की, देखिए, मैं एकनाथ शिंदे जी को पहचानता हूँ। वो ऐसे व्यक्ति है, वो बिना शर्त एक शिवसैनिक के नाते अपने घर वापस आ जाएंगे। 80 घंटे की सरकार की तरह ये भी असफल होगा? पूरा असफल होगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर संजय राउत जो है ये चले हैं अब शिवसेना प्रमुख और सीएम उद्धव ठाकरे के आवास पर। वहां पर एक बैठक होनी है। इस बैठक में जो भी शिवसेना के विधायक है वो इकट्ठा होने वाले हैं। वहां पर इस बैठक में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा। साथ ही साथ जो एमएलए मिसिंग है एकनाथ शिंदे के साथ जो बताया जा रहा है, उनको भी कांटेक्ट करने की लगातार कोशिश यहां पर हो रही है। कैमरा पर्सन स्वराज के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक। तो 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले देव, आपके पास आते हुए संजय राउत एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है, पहली बात तो ये कि वो एकदम डिनायल में नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि शिंदे नाराज हैं ही नहीं, मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूं, उन्हें जो भी हमारे एमएलए वहां पर मौजूद हैं उन्हें वापस बुला लिया जाएगा, उनकी घेराबंदी कर दी गई है। एक बड़ा आरोप यहां पर वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जी, लेकिन हम संजय राउत के पास जाए उसके पहले हम अनिल परब की जो ये पीछे सिक्योरिटी है, वो अनिल परब अभी कुछ ही पलों में निकलेंगे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ। हम पहले उनका रिएक्शन लेने की ट्राई करेंगे। ये जो उनके ऊपर ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, ठीक है देव, आपके पास लौटेंगे। एक सेकेंड हमारे साथ बने रहिए। हम मिनिस्टर साहब से बात कर रहे हैं, जरा एक मिनट। मागे हाथ मागे थोडे मागे सर, एकनाथ खडसे एकनाथ शिंदे अनरिचेबल आहेत असं म्हणतायत, काय सांगाल त्याबद्दल? या बाबतीत पक्षाचे नेते बोलतील आणि या बाबतीत काय जे मार्गदर्शन करायचंय ते आता शिवसेनेच्या आमदारांना बोलवलंय
तर त्या बाबतीत पक्षप्रमुख उद्धव साहेब ठरवतील काय करायचं. नेमके कशा संदर्भात बैठक बोलून नाही, याच्या बाबतीत आता तिथे गेल्यावरच कळेल कशा संदर्भात. ज्या प्रकारे जवळपास 25हून अधिक आमदार दिसत आहेत. नाही, याच्या बाबतीत आता कुठलाही अंदाज व्यक्त करणं योग्य होणार नाही. ही परिस्थिती आता वर्षावरती आमदारांची बैठक झाल्याच्या नंतर ठरेल. ते गुजरातमध्ये गेलेले आहेत. नाही, मला याच्या बाबतीत माहित नाही. मला आज ईडीच्या स्टेटमेंटला बोलवलेलं आहे, मी तिथे जातोय. सर, क्या आपको लगा है कि क्रॉस वोटिंग की वजह से जो शिवसेना नहीं, मुझे इस बारे में अभी कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि इसके बारे में पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है वो अपनी जानकारी दे देंगे. सर, आप ईडी की इंक्वायरी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? नहीं, मैंने पहले दिन से ये बताया है कि ईडी एक अथॉरिटी है. उनके पास में मेरे बारे में कोई शिकायत है तो उनको मुझे सवाल करने का हक है, और वो सवाल जो पूछेंगे उसको मैं जवाब दे दूंगा. एक बार फिर से देव के पास चलते हैं. देव, जिस तरह से कई मौकों पर समय समय पर देखा गया है कि शिंदे की शिवसेना आलाकमान के साथ नाराजगी रही है. उनका चुनाव के बाद से आउट ऑफ रीच हो जाना, वो भी अकेले नहीं, उनका सूरत कुछ विधायकों के साथ पहुंच जाना, और संजय राउत का आज सामने आकर के ये कहना कि वो नाराज नहीं है, वो सब वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनकी घेराबंदी की गई है. इसको लेकर के एक बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है. जी, वो तो पहले से ही कह रहे हैं, उनको लग रहा है कि कुछ तो गलत हुआ है. 12 एमएलए का लास्ट मिनट फिर जाना और क्रॉस वोटिंग करना, ये किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है. वो कह रहे हैं कि किसी भी किस्म की नाराजगी नहीं है, वो एकदम श्योर है इस बात को लेकर. लेकिन उन्होंने बोला कि फिर भी अगर उनके मन में कुछ शिकायत है, कुछ तकलीफ है, तो वो उनसे बात जरूर करेंगे और समझने का ट्राई करेंगे कि उनकी किस तरह की क्या शंका है जिसके कारण वो अपनी पूरी तरह से जिसे हम कहते हैं वफादारी निभा नहीं पाए, और ये लास्ट मिनट क्रॉस वोटिंग का प्रॉब्लम कहां से आया है. तो इस तरह की हमारे पास जो डिटेल्स है, लेकिन जो हमारी दोपहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी सूरत में, और दूसरी जो पैरेलल बैठक होगी मुंबई में उद्धव ठाकरे के घर, मुख्यमंत्री के घर पर, उससे काफी सारी चीजें सामने आ जाएगी और क्लैरिटी मिलेगी कि क्या हुआ है. जैसे अनिल परब जी, जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उन्होंने भी हमसे अभी बात की. उन्होंने कहा मुझे क्रॉस वोटिंग या इस चक्कर में इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं जा रहा हूं ईडी के पास अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने, क्योंकि वो पहले 2 टाइम नहीं जा पाए थे. तो उन्होंने कहा कि जो हाई लेवल मीटिंग बिठाई जाएगी जहां संजय राउत और काफी वरिष्ठ नेता शिवसेना के होंगे, तो उनके साथ जब वो लोग बैठेंगे तभी बहुत सारी चीजों का खुलासा होगा, और क्या गलत हुआ और क्या सही अगले टाइम हो सकता था, उसके ऊपर विचार विमर्श और चर्चा करेंगे. क्रॉस वोटिंग पर चर्चा की जाएगी, लेकिन इस वक्त सबकी निगाहें सूरत में टिकी हुई हैं, जहां पर एकनाथ शिंदे 20 विधायकों के साथ मौजूद हैं. उनका फोन अनरीचेबल है, यानी कि संपर्क नहीं साधा जा सकता है. वहीं से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देखिए. महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया भूचाल आ गया है, क्योंकि चुने गए जो 11 एमएलए हैं शिवसेना के, वो सूरत में डेरा डाले हुए हैं. हम इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं. सूरत के ये मैरिडियन होटल की तस्वीरें हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे जिस तरह से पुलिस सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर लगाई गई है, ताकि किसी तरह से मीडिया वहाँ होटल तक न पहुंचे, कोई जानकारी किसी तरह की हासिल न कर सके. सूरत पुलिस की ये सुरक्षा व्यवस्था आप देख सकते हैं. इससे ये भी साबित होता है कि जो महाराष्ट्र के शिवसेना के एमएलए हैं, बताया जा रहा है 11 एमएलए हैं, वो इसी मेरिडियन होटल में फिलहाल ठहरे हुए हैं. किस बात से नाराज हैं, क्या कुछ उनके मन में चल रहा है, ये तो वही जानते होंगे. लेकिन सूरत पुलिस ने उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था कर रखी है कि किसी तरह से मीडिया वहां तक न पहुंचे, या फिर कोई भी पॉलिटिकल कार्यकर्ता उनसे न पहुंचे. यहाँ पर जो भी होटल में आ रहे हैं उनके आई कार्ड देखे जा रहे हैं. आई कार्ड देखने के बाद ही उनको वहां पर अंदर प्रवेश करने दिया जा रहा है. तो गुजरात सरकार स्वाभाविक तौर से भाजपा की सरकार है, और महाराष्ट्र में जिस तरह से राजनीतिक भूचाल आया है, तो शिवसेना उनकी विपक्षी पार्टी है. तो कहीं न कहीं ये कयास लगाया जा रहा है कि भाजपा इस तरह के एमएलए को यहाँ पर उनको सुरक्षा दी हुई है, और ये यही वजह है कि पुलिस जो है, गुजरात की पुलिस जो है, उनको सुरक्षा दे रखी है, और किसी तरह से उनसे कोई मुलाकात ना हो सके, ये बात साबित हो सकती है. 11 एमएलए बताए जा रहे हैं ये मेरिडियन होटल में. कौन कौन है फिलहाल उनके नाम सामने नहीं आए हैं, लेकिन सूरत की ये तस्वीरें हम आपको जरूर दिखा रहे हैं कि जहां पर शिवसेना के बागी एमएलए कहे जा सकते हैं, वो यहाँ मेरिडियन होटल पर ठहरे हुए हैं. आने वाले समय में किस तरह का यहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्या कुछ मीडिया को बताते हैं,
ये तो अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये बात जरूर है कि जिस तरह से महाराष्ट्र छोड़कर वो एमएलए सूरत पहुंचे हुए हैं तो कहीं कि उनकी पार्टी के प्रति नाराजगी है, और किस तरह की नाराजगी है ये तो जब मीडिया के सामने व्यक्त करेंगे तभी पता चल पाएगा। संजय सिंह राठौड़, सूरत, आज तक। तो हमारे सहयोगी संजय सिंह राठौड़ की आपने ये रिपोर्ट देखी। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में उद्धव सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और कुछ ही देर में ये आपात बैठक आनन फानन में जो रखी गई है, थोड़ी ही देर में उद्धव ठाकरे की ये बड़ी बैठक होने वाली है। महाराष्ट्र में सरकार पर संकट पर यह अहम बैठक, क्योंकि जिस तरह से एकनाथ शिंदे और 20 विधायक सूरत में डेरा डाले हुए हैं, कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, उनकी नाराजगी की बात सामने आ रही है जिसको संजय राउत लगातार खारिज कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि घेराबंदी हमारे एमएलए की गई है, वो वापस आना चाहते हैं लेकिन उन्हें आने नहीं दिया जा रहा है। बड़ा आरोप संजय राउत ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाया है और अब से कुछ ही देर में ये बड़ी बैठक होने वाली है। महाराष्ट्र में सियासी भूकंप नहीं आने वाला, ऐसा संजय राउत कह रहे हैं। सर, वर्षा पर जाएंगे, क्या कुछ बात हुई है शरद पवार जी से आपकी? सबसे बात चल रही है, एकनाथ शिंदे जी से भी बात चल रही है। हमारे मित्र है, हमारे साथी है पुराने, वो भी वापस आ जाएंगे। इस तरह से मनाने की कोशिश कर रहे हैं आप एमएलए को? एकनाथ मनाने की, देखिए मैं एकनाथ शिंदे जी को पहचानता हूँ, वो ऐसे व्यक्ति है, वो बिना शर्त एक शिवसैनिक के नाते अपने घर वापस आ जाएंगे। 80 घंटे की सरकार की तरह ये भी असफल होगा? पूरा असफल होगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर संजय राउत जो है ये चले हैं अब शिवसेना प्रमुख और सीएम उद्धव ठाकरे के आवास पर। वहां पर एक बैठक होनी है। इस बैठक में जो भी शिवसेना के विधायक है वो इकट्ठा होने वाले हैं। वहां पर इस बैठक में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा। साथ ही साथ जो एमएलए मिसिंग है एकनाथ शिंदे के साथ जो बताया जा रहा है, उनको भी कांटेक्ट करने की लगातार कोशिश यहां पर हो रही है। कैमरा पर्सन स्वराज के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक। राहुल गांधी को आज फिर प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए बुलाया है। आज 5वां दौर है जब राहुल गांधी ईडी के सामने पेश होंगे। कल राहुल रात 12:30 बजे ईडी दफ्तर से बाहर निकले। इस बीच ईडी ने 23 जून को सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया है। 4 दिन 35 घंटे से भी ज्यादा लंबी पूछताछ। आज पूछताछ का 5वां दिन। ईडी के सवालों के चक्रव्यूह में राहुल। लगता है कि राहुल गांधी के लिए प्रवर्तन निदेशालय के सवाल खत्म नहीं हो रहे, या फिर राहुल गांधी ईडी के सवालों के ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे। लिहाजा ईडी ने आज फिर सुबह 11 बजे राहुल गांधी को दिल्ली के एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग स्थित अपने दफ्तर में तलब कर लिया। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहुल गांधी से ईडी के सवालों का पहला राउंड 13 जून को 8.5 घंटे का था। 14 जून को दूसरे दौर में करीब 10 घंटे सवाल हुए। फिर 15 जून को तीसरे दौर में 9 घंटे। मां सोनिया गांधी की खराब तबीयत की वजह से 4 दिन राहुल ब्रेक पर रहे। कल 20 जून को दोबारा राहुल से करीब 8 घंटे पूछताछ हुई। इस तरह राहुल गांधी से 35 घंटे से ज्यादा लंबी पूछताछ हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी प्रवर्तन निदेशालय को अपने जवाब से संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए उन्हें बार बार बुलाया जा रहा है। जबकि कांग्रेस का आरोप है कि राहुल गांधी को परेशान करने के लिए सरकार ईडी का बेजा इस्तेमाल कर रही है। ईडी और दूसरे जितने भी सरकारी तंत्र हैं उसके माध्यम से अनुचित दबाव कांग्रेस पार्टी के ऊपर डाला जा रहा है ताकि कांग्रेस पार्टी की आवाज को बंद करा जा सके। क्योंकि हमेशा हम लोगों ने मजदूरों की, गरीबों की, किसानों की, युवाओं की आवाज को कभी कांग्रेस ने और हमारे नेता राहुल गांधी ने दबने नहीं दिया। लिहाजा आज ईडी और पुलिस के माध्यम से दबाव बनाया जा रहा है कि आप इनकी आवाज क्यों उठा रहे हैं, सरकार के खिलाफ क्यों आप बोल रहे हैं। राहुल गांधी की पेशी के बीच एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, वहीं दूसरी ओर जंतर मंतर पर सत्याग्रह के जरिए सरकार पर हमला बोला। पुलिस अगर विपक्ष को डंडा ना मारे, पुलिस अगर विपक्ष के कुर्ते ना फाड़े, पुलिस अगर विपक्ष को डिटेन ना करे, हिरासत में ना डाले, पुलिस अगर विपक्ष को जेल में डाले, ईडी अगर विपक्ष के नेताओं को परेशान ना करे, सीबीआई आपके घर पे रेड ना मारे, इनकम टैक्स का छापा ना मारे, तो समझिए आप देश के लिए लड़ नहीं रहे हैं।
राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ और कांग्रेस नेताओं के हमलों का बीजेपी ने जवाब दिया। सभी पर कानून के हिसाब के कार्रवाई का हवाला दिया। इशारों में परिवारवाद वाली राजनीति पर तंज किया। जहां तक कांग्रेस का आक्षेप है कि ईडी का मिसयूज हो रहा है, आज ही हिंदुस्तान की जनता जानती है कि देश के धन का मिसयूज नेशनल हेराल्ड स्कैम के माध्यम से किसने किया है, किस परिवार ने किया है और उसमें राहुल गांधी जी का क्या रोल था। स्वाभाविक है, भ्रष्टाचार किया है तो पूछताछ तो होगी ही। इस देश में कोई राजा नहीं है, इस देश में कोई क्वीन विक्टोरिया और कोई प्रिंस नहीं है जो उनसे पूछताछ नहीं होगी। हर किसी के लिए कानून बराबर का है और राहुल गांधी जी को जानना चाहिए कि ईडी का फुल फॉर्म एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट होता है, एंटाइटलमेंट डिमांड नहीं होता है। ये जो कांग्रेस पार्टी का डिमांड है एंटाइटलमेंट का कि हम प्रथम परिवार से हैं, हमसे पूछताछ कैसी हो रही है, क्या ये हकीकत नहीं है? राहुल गांधी से आज पूछताछ जारी रहेगी और 2 दिन बाद यानी कि 23 जून को सोनिया गांधी की बारी है। सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए 8 जून को ही बुलाया गया था, लेकिन बीमारी की वजह से उन्हें मोहलत दी गई। सोनिया कल ही दिल्ली के गंगाराम अस्पताल से डिस्चार्ज हुई हैं। दिल्ली से मुनीश पांडे और सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। बुलडोजर पर आज सुप्रीम सुनवाई का दिन है। यूपी के प्रयागराज में पत्थरबाजी के आरोपी का घर गिराने के मामले में जमायत उलेमाए हिंद की अर्जी पर 16 जून को सुनवाई हुई थी। तब कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने से सीधे सीधे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर सरकार ये जताना चाह रही है कि जिन लोगों पर यह आरोप है, एक खास समुदाय से बदला निकाला जा रहा है और संवैधानिक उच्च पदों पर बैठे कई नेता ये लगातार कह रहे हैं कि जिन लोगों ने हिंसा में हिस्सा लिया था उनको ये रिटर्न गिफ्ट दिया जा रहा है। ये भी कहा गया कि एक मकान, एक इमारत तो ऐसी तोड़ी गई जो किसी आरोपी की पत्नी के नाम पर है, लिहाजा ये पूरी तरह से कानून का उल्लंघन है, संविधान का उल्लंघन है। साथ ही सरकार मनमानी कर रही है। जब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हरीश साल्वे और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें देनी शुरू की तो उन्होंने कहा कि ये सिरे से इस आरोप को खारिज किया कि नोटिस नहीं दिया जा रहा या प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा। जमीयत ने सुप्रीम कोर्ट से बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन 16 जून को हुई इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर सीधे तौर पर तो रोक नहीं लगाई, लेकिन यूपी सरकार से 3 दिन में हलफनामा मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार डिटेल में बताए कि उसने हिंसा के आरोपी का घर गिराने से पहले कब नोटिस दिया और किस मजबूरी में बुलडोजर से घर गिराया। कोर्ट ने नियमों का पालन कर कार्रवाई पर जोर दिया था। और इस बीच बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। महाराष्ट्र में सियासी संकट गहराता जा रहा है। एकनाथ शिंदे के साथ 20 ऐसे विधायक हैं जो बताया जा रहा है कि सूरत के होटल में इस वक्त मौजूद हैं और उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है शिवसेना का। हालांकि संजय राउत ने अब से कुछ ही देर पहले ये साफ किया कि एकनाथ शिंदे वापस आ जाएंगे, उन्हें मना लिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि उद्धव सरकार में इस वक्त सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। अब से कुछ ही देर बाद उद्धव ठाकरे की अगुवाई में एक बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में मंथन किया जाएगा कि जो क्रॉस वोटिंग शिवसेना के लिए हुई है वो दरअसल क्यों हुई और एकनाथ शिंदे को कैसे मनाया जाएगा। जल्द वापस लौट आएंगे, ये राउत का मानना है। हालांकि ये कैसे संभव हो पाएगा, किस तरीके से उन्हें मनाया जाएगा, इस बात पे कोई स्पष्टीकरण शिवसेना की तरफ से नहीं आया है। लेकिन महाराष्ट्र में सियासी भूकंप के संकेत साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी देर बाद उद्धव ठाकरे की बड़ी बैठक और इस बैठक में वोटिंग पर तो मंथन होगा ही, लेकिन जो बागी विधायक हैं उन्हें वापस कैसे शिवसेना में मनाकर लाया जाए, इस पर भी खास तौर पर चर्चा की जाएगी। बड़ा झटका एकनाथ शिंदे की ओर से उद्धव सरकार को दिया गया है। 20 विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे सूरत में इस वक्त मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ा अपडेट। सूरत के एक होटल में ठहरे हैं
एकनाथ शिंदे और बताया जा रहा है कि उनके साथ 20 विधायक भी हैं। दोपहर 2:30 बजे शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। सबकी नजरें इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे टिकी हैं क्योंकि नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि शिवसेना आलाकमान से एकनाथ शिंदे काफी समय से नाराज चल रहे हैं। हालांकि संजय राउत ने आज सामने आकर के इस बात को खारिज किया। उनकी तरफ से ये कहा गया कि नहीं, वो हमारे मित्र हैं, वो हमसे कोई नाराजगी नहीं रखते हैं, वो वापस आ जाएंगे। लेकिन देखना होगा कि 2:30 बजे होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कुछ कहते हैं। 20 विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे इस वक्त सूरत में है। साहिल जोशी मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ शरद पवार जहां पर मौजूद है वहां से मौजूद। लेकिन सबसे पहले साहिल आपका रुख करते हुए, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त महाराष्ट्र में सियासी चक्र घूम रहा है और खास तौर पर उद्धव सरकार पर जो संकट मंडरा रहा है उससे कैसे पार पा पाएगी शिवसेना, ये देखना भी दिलचस्प होगा। और सूरत में जो गहमा गहमी है वहां पर कब तक ये उम्मीद की जा सकती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तस्वीर साफ हो पाएगी? देखिए, ये बात तो बिल्कुल साफ है कि आज की स्थिति में उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार के सामने एक बहुत बड़ा पिंच खड़ा हो गया है। इसकी शुरुआत हुई राज्यसभा चुनाव से। राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 10 वोट महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के कोटे से ज्यादा मिल गए, जिसके बाद अब जो कल महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी जो एमएलसी के चुनाव हुए, विधान परिषद के चुनाव हुए, उसमें बीजेपी 21 वोटों में सेंध लगाने में कामयाब हुई है। और उसके बाद में शिवसेना में नंबर 2 माने जाने वाले, मतलब आदित्य ठाकरे छोड़ दे, अगर ठाकरे परिवार छोड़ दे तो शिवसेना में नंबर 2 माने जाने वाले एकनाथ शिंदे, जो एक सीनियर मंत्री हैं महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार में, उद्धव ठाकरे की सरकार में, वो और 4 मंत्रियों के साथ में, और उनका कहना है कि उनके साथ में 20 और विधायक इस वक्त सूरत में इस होटल में मौजूद है और वहां पर एकनाथ शिंदे अपने ये विधायकों के साथ जाकर पहुंच गए हैं। कल जो एमएलसी की वोटिंग हुई है, विधान परिषद की वोटिंग हुई है, वहां पर शिवसेना और उनके समर्थित जो निर्दलीय और छोटी पार्टियां हैं उनकी टोटल स्ट्रेंथ 64 थी, जिसमें से केवल 52 वोट ये शिवसेना के 2 उम्मीदवारों को पड़ पाए, जिसकी वजह से यह बात साफ हो गई है कि शिवसेना के 12 वोट कटे हैं। शिवसेना के 12 वोटों ने क्रॉस वोटिंग किया हुआ है। उसके बाद से ही एकनाथ शिंदे अब नदारद नजर आ रहे हैं। अब संजय राउत कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे के साथ कांटेक्ट हो चुका है, लेकिन जहां तक शिवसेना का इतिहास रहा है, अब जब वो सूरत जाकर बैठ गए हैं, बीजेपी के संपर्क में चले गए हैं, एकनाथ शिंदे का शिवसेना में सरवाइव होना अब मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, यह बात बिल्कुल साफ हो गई है। तो अभी एकनाथ शिंदे के सामने आर या पार ये 2 ही मामले रह सकते हैं। ऐसे में अब शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस, इनकी जो सरकार है, इनके पास कल के बाद जो स्ट्रेंथ फिलहाल नजर आ रही है वो 151 की स्ट्रेंथ है। 151 यानी सिर्फ 7 विधायक ज्यादा इनके पास है, जिसमें एमआईएम के विधायक भी शामिल है। यानी ओवैसी के सपोर्ट के आधार पर ही अब ये महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में बच पाएगी। लेकिन अगर शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ गए हुए शिवसेना के कुछ विधायकों को वापस लाने में सफल हो जाती है, तो एकनाथ शिंदे का ये जो दाव है वो सफल नहीं हो पाएगा। उन्हें एक बार फिर कोशिश करनी पड़ेगी शिवसेना से और लोग तोड़ने की। लेकिन जब 2019 में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार बनी थी, तब जो उनकी स्ट्रेंथ थी 169 की स्ट्रेंथ थी, 169 की स्ट्रेंथ अब 20 से कम होकर कम से कम 151 तक आकर रुक गई है, जिसके वजह से अब सरकार के सामने एक बहुत बड़ा पेच खड़ा हो गया है। उसके साथ साथ सरकार को समर्थन करने वाली जो बाकी छोटी पार्टियां हैं, उन्होंने भी इस बारे में सोचना शुरू कर दिया है कि क्या अब बीजेपी अगर सरकार बनाती है तो उनके साथ जाए या फिर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के साथ यानी उद्धव ठाकरे के साथ रहे। कुछ अपडेट्स मैं आपको देना चाहता हूं। सबसे पहले तो शरद पवार दिल्ली में है। शरद पवार शाम को मुंबई लौटेंगे और उसके बाद उद्धव ठाकरे के साथ बैठक करेंगे। देवेंद्र फडणवीस जो मुंबई में थे वो आज सुबह अचानक दिल्ली चले गए हैं। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ उनकी बैठक वहां पर दिल्ली में होगी और उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। एकनाथ शिंदे 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाले हैं। एकनाथ शिंदे का गुजरात में होना साफ जताता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वो सीधे संपर्क में है। यह बात बिल्कुल साफ हो गई है। दूसरी तरफ कांग्रेस के विधायकों को दिल्ली बुलाया गया है। जिस तरीके से कल के चुनाव में कांग्रेस के भी 2 वोट क्रॉस वोटिंग में कम दिखे, जिसके वजह से कांग्रेस के विधायकों को भी एक साथ बुलाया गया है दिल्ली। अब यह बैठक आज होती है या कल होती है यह देखना होगा, क्योंकि आज राहुल गांधी को दोबारा ईडी के सामने पेश होना है। और आखिरी बात, इस पूरे मामले पर गवर्नर हाउस पूरी तरीके से ध्यान रखे हुए हैं कि आगे अगर यह मामला बढ़ता है तो आगे क्या करना है, क्योंकि 5 जुलाई से महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सेशन शुरू होने वाला है, जो हाल ही
सिर्फ 15 दिन के बाद होने वाला है। कमलेश तो उससे पहले की ये गतिविधि तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। देखिए कमलेश, यहाँ पर साहिल महत्वपूर्ण जानकारी ये देते हुए कि दरअसल शिवसेना खेमे में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। एकनाथ शिंदे को लेकर भले ही डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज यहाँ पर संजय राउत कर रहे हो, लेकिन उन्हें भी अंदर खाने ये मालूम है कि आने वाले वक्त में शिवसेना के लिए सियासी तौर पर कई सारी मुश्किलें यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने खड़ी कर दी है। देखिए क्या एकनाथ शिंदे इतने अहम क्यों है? ये संकट सिर्फ सरकार के लिए नहीं है। सरकार तो खैर आएगी जाएगी, इसके बारे में शिवसेना या पार्टी के तीनों घटक दल निर्णय लेंगे, लेकिन शिवसेना के लिए सबसे बड़ा खतरा है। एकनाथ शिंदे कौन है? एकनाथ शिंदे ऐसे नेता है जो उद्धव ठाकरे के ट्रबल शूटर माने जाते हैं। पार्टी पे जब भी कोई दिक्कत आई है, कोई पार्टी में बगावत हुई है, ऐसे वक्त में जो मनी और मसल पावर पार्टी को लगता है वो एकनाथ शिंदे थे। चाहे वो राज ठाकरे का बगावत हुई होगी, नारायण राणे की बगावत हुई होगी, इन सभी वक्तों में, या फिर 2019 का जो महाराष्ट्र में सत्ता का नाट्य हमने देखा था, जिस वक्त अजित पवार के साथ कुछ एनसीपी के एमएलए चले गए थे, उन सभी लोगों को साम दाम दंड भेद से वापस लाने का काम कोई करता था तो वो एकनाथ शिंदे थे। लेकिन इस बार संकट ये है पार्टी के सामने कि खुद एकनाथ शिंदे चले गए, और एकनाथ शिंदे के साथ जाने वाले कोई नए शिव सैनिक नहीं है, कोई युवा विधायक नहीं है। वो ऐसे नेता है जो कई साल तक शिवसेना के साथ जुड़े हुए हैं। कोई 4 टर्म एमएलए रह चुका है, कोई 5 टर्म एमएलए रह चुका है। ये सब बड़े नेता है जो पार्टी की स्थापना से लेकर ऐसे कुछ बड़े लोग जो इनके साथ में, हालांकि नए लोग भी साथ में, लेकिन जैसे देखा जाए 3 मंत्री उनके साथ में, गृह राज्य मंत्री शंभूराज देसाई का नाम इसमें सामने आ रहा है, संदीपान बुमरे जो मराठवाड़ा से आते हैं जो उनके साथ में, अब्दुल सत्तार जो मंत्री है उनके साथ में नाम जा रहा है, एक उनके बेटे एकनाथ शिंदे के बेटे खुद सांसद है कल्याण डोंबिवली से, 2 पूर्व मंत्री है उनके साथ में, संजय राठौड़, तानाजी सावंत, ये सारे नेता हैं जो पार्टी के अंदर नाराज चल रहे थे। और एक फैक्टर ये भी है कि उनकी नाराजगी सिर्फ पार्टी से नहीं थी, एनसीपी को लेकर भी उनकी नाराजगी थी। ऐसे कुछ नेता है जो सालों साल एनसीपी के साथ संघर्ष कर रहे हैं और वहां से चुनकर आ रहे हैं। एनसीपी के साथ सरकार बनने के बाद इन नेताओं में पिछले 2.5 साल से एक तरह की नाराजगी थी। पार्टी को उन्होंने बताने की कोशिश की, लेकिन खुद पार्टी प्रमुख मुख्यमंत्री बन चुके और पार्टी में नंबर 2 माने जाने वाले आदित्य ठाकरे भी मंत्री बन चुके। तो पार्टी में संपर्क करने के लिए बड़ा नेता कोई नेता, ऐसे में पार्टी चलाए तो कैसे चलाए? ये सब नेता एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में पिछले कुछ दिनों से थे। हमने सुबह कुछ विजुअल चलाए थे, महज 24 घंटे पहले जो एमएलसी चुनाव हुए थे, ये सब एमएलए, ये सब विधायक एकनाथ शिंदे के साथ में आते हुए नजर आ रहे थे। एकनाथ शिंदे का ये खेमा है पिछले 2.5 सालों से, न सिर्फ साथ में जुड़ा है बल्कि एकनाथ शिंदे के साथ में रहा है। कल मेरी एक निर्दलीय विधायक से बात हुई, उनका ये कहना था एकनाथ शिंदे जो बोलेंगे वो हम निर्णय लेंगे आने वाले दिनों में। कल ही कहीं ना कहीं बातों की भनक लग रही थी कि एकनाथ शिंदे का खेमा कुछ करने की तैयारी में, कुछ बड़ा करने की तैयारी में, इतना जल्द होगा ऐसा किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था। इस चुनाव में धोबी पछाड़ मिलने के बाद ही पूरी तरह से एकनाथ शिंदे का खेमा एक्टिव है। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा था कि ट्रबल शूटर ही इस बार पार्टी के लिए ट्रबल बन चुके हैं। इससे पहले पार्टी में जब भी संकट आया वो संकट हरण का काम किया था एकनाथ शिंदे ने, लेकिन अब जो संकट हरने का काम करते थे एकनाथ शिंदे वही खुद गायब है, वही पार्टी के लिए संकट बन चुके। सिर्फ सरकार के लिए नहीं है, ये पार्टी के लिए भी बड़ा संकट है, क्योंकि इससे पहले 2 बार बगावत उद्धव ठाकरे के खिलाफ हुई थी, राज ठाकरे हो या नारायण राणे। बड़ी मुश्किलों के बाद महाराष्ट्र में एनडीए सरकार की स्थापना हुई थी और अब खतरे के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम शहरों में किस तरह से हलचल मची हुई है। लगातार सहयोगी हमारे अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत से हमारे संवाददाता ने बात की, सुनिए। सर, वर्षा पर जाएंगे, क्या कुछ बात हुई है शरद पवार जी से आपकी? सबसे बात चल रही है, एकनाथ शिंदे जी से भी बात चल रही है। हमारे मित्र है, हमारे साथी है पुराने, वो भी वापस आ जाएंगे। इस तरह से मनाने की कोशिश कर रहे हैं आप एमएलए को? एकनाथ मनाने की, देखिए मैं एकनाथ शिंदे जी को पहचानता हूँ, वो ऐसे व्यक्ति है, वो बिना शर्त एक शिवसैनिक के नाते अपने घर वापस आ जाएंगे। 80 घंटे की सरकार की तरह ये भी असफल होगा? पूरा असफल होगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर संजय राउत जो है ये चले हैं अब शिवसेना प्रमुख और सीएम उद्धव ठाकरे के आवास पर। वहां पर एक बैठक होनी है, इस बैठक में जो भी शिवसेना के विधायक है वो इकट्ठा होने वाले हैं। वहां पर इस बैठक में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा। साथ ही साथ जो एमएलए मिसिंग है एकनाथ शिंदे के साथ जो बताया जा रहा है, उनको भी कांटेक्ट करने की लगातार कोशिश यहां पर हो रही है। कैमरा पर्सन स्वराज के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, देखिए जिस ट्रबल शूटर का काम एक वक्त पर एकनाथ शिंदे करते थे, आज इस वक्त हो सकता है कि शरद पवार उस भूमिका में कुछ देर बाद दिखाई दे, क्योंकि उन पर सबकी निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं कि क्या वो इस वक्त एक ऐसी भूमिका इस सरकार के लिए निभा सकते हैं जिससे सरकार कम से कम बची रह सके महाराष्ट्र में उनकी।
ये माना इसीलिए जाता है कि शरद पवार चाहे दिल्ली बैठे या फिर महाराष्ट्र में रहें, महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ भी होगा तो वो शरद पवार की नजरों से छुपा नहीं है, इसीलिए उन्हें वहां का कद्दावर नेता माना जाता है। देखिए, एकनाथ शिंदे की भूमिका शिवसेना में है रीढ़ की हड्डी की तरह, लेकिन जब तीनों घटक दल एक साथ होते हैं, महाविकास आघाड़ी जब बनती है, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना एक साथ आती है, तो उसमें भी सबसे बड़ा नेता हमेशा शरद पवार को माना जाता था। इसीलिए आज जो बैठकों का दौर चला, हालांकि यहां पर दिल्ली में जो बैठक हुई राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के हुई, लेकिन ये माना जा रहा है कि शरद पवार लगातार जो घटक दल है अपने उनके सबसे बड़े नेताओं के साथ संपर्क में हैं, और इसीलिए 2:30 बजे अब जो औपचारिक बैठक होगी, क्योंकि सुबह जो बैठक हुई इसमें बहुत सारे विपक्षी दलों के नेता पहुंच नहीं पाए, एनेक्सी में जल्दी से बैठक खत्म होगी। जो खबरें आ रही है कि भाई एक नाम का ऐलान होना है, चाहे वो यशवंत सिन्हा का हो, जैसे ही वो ऐलान होगा शरद पवार तुरंत मुंबई के लिए जाएंगे। और अभी जो दबी जुबान बातें सामने आ रही है वो ये कि शायद रात को 9:30 बजे का वो समय है जब उद्धव ठाकरे, शरद पवार और महाराष्ट्र के जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं ये सब एक साथ बैठेंगे। लेकिन उससे पहले वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे होंगे अपने इसी आवास पर, ठीक मेरे पीछे, कि आखिर एकनाथ शिंदे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहेंगे क्या। साथ ही वो संख्या बल कितनी है जो शिवसेना कह रही है कि भाई इन कम्युनिकेडो हैं, तो इन कम्युनिकेडो के नंबर 19 है, 20 है, 21 है, 22 है। दूसरा, अगर ये ऑपरेशन लोटस की एक प्रस्तावना है महाराष्ट्र की राजनीति में, जो आमतौर पर रिजॉर्ट पॉलिटिक्स कर्नाटक या दूसरे राज्यों में होती है, वो अब सूरत पहुंची है, तो संख्या बल बीजेपी के पास कितनी हो पाएगी। दूसरा, एकनाथ शिंदे के साथ क्या और भी लोग हैं, क्या शिवसेना और कांग्रेस के भी ओर से, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस की ओर से भी कई और विधायक हैं जो कि उनसे संपर्क साधे हुए हैं। आपने देखिए जिक्र किया था और कि कैसे एकनाथ शिंदे के साथ ये वहां के जो निर्दलीय विधायक वो मानते हैं कि शिंदे बड़े नेता हैं और उनके साथ वो आगे फैसला लेंगे। तो निर्दलीय विधायकों की भूमिका, साथ ही एनसीपी और कांग्रेस के पास चुनौती होगी, क्या वो अपना घर सलामत रख सकते, क्या उनके अंदर अब और तोड़ नहीं होगी, क्योंकि यहीं से संख्या बल वो मिलना बाकी है। इसीलिए शरद पवार पर नजर है, लेकिन उससे पहले जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एकनाथ शिंदे की होगी, जब वो निकल के आएंगे। अब देखिए, शरद पवार के पास दोहरी चुनौती, एक तो राष्ट्रपति चुनाव में जो साझा उम्मीदवार उतारना है जो बीजेपी को चुनौती दे सके, यानी एक नए राष्ट्रपति को बनाने के साथ साथ उससे बड़ी चुनौती अब आ गई है कि जो महाराष्ट्र उनकी राजनीति का सबसे बड़ा गढ़ है, वहां अपनी सरकार को बचाना। और यही दुविधा इस समय शरद पवार के पास है। अपने घर पर बैठे हैं, सुबह से जो विपक्षी कुछ नेता आए थे कांग्रेस के, लेफ्ट के, उनसे मुलाकात की। अब 2:30 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है, तो उसमें बाकी के विपक्षी नेता जो दिल्ली पहुंच रहे हैं, जेडीएस के हों, टीएमसी के हों, ये सब जब पहुंच जाएंगे, कुछ देर की मीटिंग होगी, एक औपचारिक ऐलान होने की संभावना है, उसके बाद सीधे शरद पवार मुंबई का रुख करेंगे। बड़ी खबर एकनाथ शिंदे को लेकर आ रही है कि एकनाथ शिंदे दरअसल नाराज हैं और नाराजगी की ये सीमा अब कहां जाकर टूटेगी, क्योंकि उद्धव सरकार का सियासी संकट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 20 विधायकों के साथ शिंदे इस वक्त सूरत में मौजूद हैं, एक होटल में, जहां पर उनसे संपर्क नहीं कर पा रही है शिवसेना। शिंदे को डिप्टी सीएम पद देने की जानकारी नहीं है, चंद्रकांत कह रहे हैं। दादा ये भी खबर आ रही है कि बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम को ऑफर दिया है। मुझे कुछ मालूम, मैं राज्य का अध्यक्ष हूँ, मुझे पहले पता चलता है, मेरी साइन की मैंने कुछ होता नहीं, उनको ऑफर देना है तो मेरा ऑफर लेकर जाना। दादा कहा कि ये थोड़ा अर्ली होगा, दादा ये भी खबर आ रही है कि बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम को ऑफर दिया है। मुझे कुछ मालूम, मैं राज्य का अध्यक्ष हूँ, मुझे पहले पता चलता है, मेरी साइन की मैंने कुछ होता नहीं, उनको ऑफर देना है तो मेरा ऑफर लेकर जाना। दादा कहा कि ये थोड़ा अर्ली होगा, दादा ये भी खबर आ रही है कि बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम को ऑफर दिया है। मुझे कुछ मालूम, मैं राज्य का साहिल जोशी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल के पास हम चलेंगे और इसी बड़ी खबर से जुड़ा अपडेट उनसे ले लेते हैं। एकनाथ शिंदे की नाराजगी से क्या पार्टी बेखबर थी या नजरअंदाज किया गया, और अब जब मैनेजमेंट फेल हुआ है तो अब डैमेज कंट्रोल में उद्धव सरकार नजर आ रही है, और इस बीच ये चंद्रकांत पाटिल की तरफ से बड़ा बयान जो एकनाथ शिंदे को लेकर आया है, इससे जुड़ी जानकारी साहिल। देखिए, ये उप मुख्यमंत्री बनाने की बात वगैरह ये सब हवाई बातें हैं। मुझे नहीं लगता कि फिलहाल इस तरीके की कोई बातचीत बीजेपी के साथ हुई है। ये जरूर है कि एकनाथ शिंदे कई दिनों से नाराज चल रहे थे, हालांकि उनके बेटे खुद भी शिवसेना में सांसद है, लेकिन जब सरकार बनाने का मौका आया तब एकनाथ शिंदे ने सोचा नहीं था कि उद्धव ठाकरे खुद मुख्यमंत्री बन जाएंगे। उन्हें लग रहा था कि शायद उन्हें मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल सकता है। दूसरी बात, जब उन्हें उद्धव ठाकरे की सरकार में नगर विकास यानी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर बनाया गया, तब उनकी बार बार ये शिकायत रही कि इस पूरे मामले में आदित्य ठाकरे
का काफी उसमें उनका इंट्रूजन काफी रहता है, जिसके वजह से एकनाथ शिंदे की काफी शिकायतें इसके बारे में रही है। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे को हमेशा यह लगता था कि किस तरीके से पार्टी में उनका जो रुतबा है वो उनका जो ओहदा है वो बड़ा होना चाहिए, जो उनको नहीं मिल पा रहा था। ये सारी चीजें पिछले 2-3 साल से पनप रही थी। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास साहिल। और अब बात असम में बाढ़ के प्रहार की। असम के 33 जिलों में बाढ़ से हाहाकार मचा है। तमाम छोटी बड़ी नदियां उफान पर हैं। अब तक 34 लोगों की मौत हो चुकी है, इनमें 2 पुलिस वाले भी शामिल हैं। वहीं 2 बच्चे भी सैलाब में बह गए। दोनों की तस्वीर उनके ही दोस्त के मोबाइल कैमरे में कैद हो गई है। असम में बाढ़ से हाहाकार मचा है। नौगांव के कामरूप में कोपिली नदी खतरे निशान से बहुत ऊपर बह रही है। ब्रह्मपुत्र, बेकी, मानस जैसी सारी नदियां कई जगहों पर खतरे के निशान को पार कर तबाही मचा रही हैं। सैलाब 43 लाख लोगों को बेघर कर चुका है। असम के 33 जिले और 5000 से ज्यादा गांव बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। इन सबके बीच असम के रंगिया से दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई है। वीडियो में 2 छात्र लहरों को पार करते दिख रहे हैं। इनका तीसरा साथी वीडियो बना रहा है। दोनों छात्र आगे बढ़ते जा रहे हैं और करंट तेज होता जा रहा है। दोनों के हाथों में डंडा है ताकि वो पानी की गहराई नाप सकें। अब तक हंसी मजाक चल रहा है, मगर कुछ ही देर बाद वीडियो फ्रीज हो जाता है और चीख पुकार मच जाती है। दरअसल इन्हें बहता देखकर इनके साथी के होश उड़ गए, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बहने वाले दोनों छात्रों का नाम हिमांशु दास और जुमन दास बताया जा रहा है। दोनों 10वीं के छात्र थे। रंगिया के चर्च स्कूल के पास दोनों बह गए और अब तक उनका पता नहीं चला है। रेस्क्यू टीम को भी उनका कोई सुराग नहीं मिला है। ऐसी ही दर्दनाक घटना असम के नौगांव जिले से सामने आई है। इस रेस्क्यू टीम को कई घंटे बाद कामरूप पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज समुज्ज्वल काकोटी का शव मिला है। दरअसल ये हादसा उस वक्त हुआ जब काकोटी के नेतृत्व में कामरूप पुलिस स्टेशन की टीम रविवार रात को एक अपराधी की धरपकड़ के लिए निकली थी। इस ऑपरेशन के दौरान एक सिपाही बारडोलाई बाढ़ की तेज लहरों में बहने लगा। उसे बचाने के लिए ऑफिसर इंचार्ज काकोटी फौरन पानी में कूद गए, मगर बहाव इतना तेज था कि वो उन्हें भी बहा ले गया। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पूरी रात चले ऑपरेशन के बाद दोनों के शव बरामद किए गए। असम में बाढ़ से हालात इतने गंभीर हैं कि सेना, अर्धसैनिक बलों, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फायर सर्विस के साथ राज्य पुलिस और प्रशासन के साथ वॉलेंटियर भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। बक्सर में सेना की एक टीम ने बाढ़ में फंसी एक बुजुर्ग महिला को बचाया। प्रशासन की ओर से जानकारी मिलने के बाद सेना की टीम इस गांव में पहुंची। बुजुर्ग महिला को पूरे एहतियात के साथ बाहर निकाला। असम में कुल मिलाकर 744 राहत शिविर बनाए गए हैं। इनमें 1,86,000 लोगों ने शरण ले रखी है। बाढ़ में डूबे गांव के लोग या तो इन राहत शिविरों में रह रहे हैं या हाईवे पर दिन गुजार रहे हैं। 3 फीट 4 फीट ऐसे हाईवे के ऊपर में तो 2 फीट करके है। हमारे घर में तो हम घुस नहीं सकते, घर में जा नहीं सकते। हम सब कैंप उठा के हाईवे पे कैंप लगा दिया है। अभी 5-6 दिन हो गया। गांव में बहुत परिस्थिति बहुत गंभीर है। अभी गांव का आदमी सड़क में आने के लिए बहुत रेडी है और पूरा रास्ता में पूरा भरा हुआ, उधर भी पूरा भरा हुआ है। असम में बारिश लगातार जारी है, जिससे नदियों का स्तर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में गांव में जैसे तैसे दिन गुजार रहे लोगों के सामने भी पलायन के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा है। पल्लव कुमार बोरा, गुवाहाटी, आज तक। असम से लेकर उत्तराखंड तक आफत की बारिश हो रही है। उत्तराखंड में भूस्खलन के बाद 4 धाम यात्रा को एक बार फिर से रोकना पड़ा है। वहीं मुंबई में कई इलाकों में जबरदस्त बारिश के बाद मुश्किलें बढ़ गईं। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में लगातार बारिश से मौसम में ठंड बढ़ने लगी है। बारिश के बाद सरयू और गोमती नदियां भी उफान पर हैं। वहीं कपकोट में कई जगहों पर सड़कें बंद होने की खबरें हैं। फिलहाल जिला प्रशासन बंद पड़ी सड़कों को खोलने में जुटा हुआ है।
मौसम को देखते हुए उसने सभी विभागों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए। कपकोट, शामा, लीती, बदियाकोट और दुल्लम क्षेत्रों में लगातार बारिश से कई जगह भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में आपदा कंट्रोल रूम को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। वहीं चमोली में एक बार फिर से प्री मानसून की बारिश के साथ ही भूस्खलन और बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने की घटना सामने आने लगी है। इस समय 4 धाम यात्रा सहित बद्रीनाथ हेमकुंड साहब की यात्रा अपने पूरे जोर शोर से चल रही है। वहीं प्री मानसून की बारिश ने यहां 4 धाम यात्रा के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। कल शाम से बद्रीनाथ, हेमकुंड, जोशीमठ में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिस कारण जगह जगह मार्ग पर पत्थर गिरने की घटना देखने को मिल रही है। ऐसे में यात्रियों को इस समय सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है। लामबगड़ में खचड़ा नाला उफान पर है और ऊपरी पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं। इस वजह से इस समय यात्रियों को रोका गया है। वहीं बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। बीती रात हुई भारी बारिश के बाद विंध्याचल के रेलवे अंडर ब्रिज के नीचे एक गाड़ी पानी में डूब गई। गाड़ी में बैठे 15 लोगों की सांसें अटकी रहीं। काफी मशक्कत के बाद जेसीबी की मदद से गाड़ी को निकाला गया। ये परिवार विंध्याचल दर्शन के लिए आया था। उधर मुंबई की बात करें तो लगातार बारिश हो रही है। इस वजह से ट्रैफिक जाम की समस्या सामने आ रही है। ये तस्वीरें सायन इलाके की हैं। मुंबई के दूसरे इलाकों का भी हाल ऐसा ही है, जहां भारी बारिश के बाद जल जमाव और उससे जुड़ी मुश्किलें देखने को मिल रही है। आज तक ब्यूरो।